आपकी संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धि के लिए जो प्रमाण पत्र देती है वो उसका आधार क्या होता है? इंक्लूजन जो होता है वो होता है जीवन भर की प्रतिभा का आकलन करना। 70 देशों में आपने 2000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के दिए हैं। हाँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति या संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकता। आपका जो संगठन है ये प्रमाणित कैसे करता है कि ये जो कार्य हुआ है ये विश्व रिकॉर्ड श्रेणी में आया है? फिर एक्चुअली ये प्रश्न ये भी है कि जो टाइटल निर्धारित होता है कि XYZ पर्सन को XYZ कार्य के लिए ये टाइटल से आप लोग ऑनर कर रहे हैं, तो टाइटल कैसे निर्धारित होता है? एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म पर टाइटल तो जो अप्लाई करता है वो हमें देता है कि ये टाइटल हम आपसे चाह रहे हैं। मान लो मुझे अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाली संस्था या मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ही कौन से दस्तावेज को देखना चाहिए कि वास्तविकता में ऑथोराइज है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मधुर जी। 12वीं पास बच्चे, सिर्फ 12वीं पास बच्चे IAS IPS को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपने किसी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया जी, और उस रिकॉर्ड को या उस टाइटल को किसी ने चुनौती दी, जब हम कोई अनोखा कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक यही विचार आता है, क्यों ना इस कार्य को, इस कौशल को, इस कर्तव्य को एक ऐसा मंच मिले जहां पर इसकी उपयोगिता या इसकी सार्थकता अनेक लोग देखें, अनेक लोग जाने, अनेक लोग पहचाने। हम स्वाभाविक रूप से मन में बात सोचते हैं, क्या इस कार्य का, इस असंभव कार्य का या ऐसे अद्वितीय कार्य का विश्व रिकॉर्ड बन सकता है? क्या होता है विश्व रिकॉर्ड? कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है? या विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र देने वाली संस्था क्या करती है? कैसे वो प्रमाणित करती है कि यह विश्व रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ? आज हमारे पॉडकास्ट में हम इन्हीं बातों को गहनता से उजागर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और आज के ऑड वन आउट टॉक में हम इसी बात को उजागर करेंगे कि विश्व रिकॉर्ड की संस्था किस तरह कार्य करती है। और इस बात को गहनता से उजागर करने के लिए हमारे बीच है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के CEO एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्री संतोष शुक्ला जी। संतोष शुक्ला सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक के पॉडकास्ट में। मैं एक छोटा सा परिचय एडवोकेट संतोष शुक्ला जी का देना चाहता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के संस्थापक हैं एवं CEO हैं। अल्मा वर्ल्ड ग्रुप, साउथ एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। साइबर लॉ के विशेषज्ञ हैं, समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं। आप शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, मानवता और शांति के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम UK में एक लॉ फर्म का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आज के ऑड वन गेस्ट एडवोकेट संतोष शुक्ला जी हमारे बीच हैं। संतोष सर, आपसे जानेंगे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड या आपकी संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड या एक कहना चाहिए किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धि के लिए जो प्रमाण पत्र देती है वो उसका आधार क्या होता है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं टेमले जी कि इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले हुई जी। भारत के बाद फिर हमने इंग्लैंड की रुख किया और यूनाइटेड किंगडम में इसको स्थापित किया 2017 में जी। इसके बाद फिर 2017 में ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की एक स्थापना अमेरिका में भी हुई और अमेरिका के बाद 2017 में ही इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया में भी हुई जी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसकी स्थापना हमने मॉरिशस में की जी। 2017 में हर कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की स्थापना की गई। 7 कॉन्टिनेंट में इसके 7 कॉन्टिनेंट में तो नहीं, लेकिन 5 के अंदर हमने की जी। हम एशिया की जिम्मेदारी हमने भारत, चूंकि मैं भारतीय हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, तो हमने अपने शहर इंदौर के अंदर जी। भारत का बैक ऑफिस कार्यालय इंदौर को बनाया जी। और यूनाइटेड किंगडम में तो लंदन है ही और कहीं न कहीं सफलतापूर्वक 9 साल
जी में हमने लगभग 2000 सर्टिफिकेट पूरी दुनिया के 70 देशों में दिए हैं। और 70 देशों के शहरों में आपने 70 देशों में आपने 2000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट हाँ वर्ल्ड जी, बुक ऑफ रिकॉर्ड के दिए हैं। हाँ, जी मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की शुरुआत जी भारत से हुई है जी और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर उसकी जगह बनी, लेकिन इंग्लैंड से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पूरी दुनिया में फैला। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को जानने वाले कहीं न कहीं यूनाइटेड किंगडम से ही जानते हैं और सबसे अधिक हमारे कार्यक्रम यूके में ही होते हैं। जी इसलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड, अलग अलग नामों से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को जाना जाता है। लेकिन एज ए सीईओ अगर मैं कहूँ तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ही अपने आप में एक पर्याप्त नाम है। कंट्री तो बहुत सी अलग अलग जगह रजिस्टर्ड हैं, इसलिए मैं कभी भी इंग्लैंड, यूके या लंदन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हैं, हमारे लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, अफ्रीका के अंदर मॉरिशस में भी हैं, भारत में भी है। तो मेरे लिए तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन कहीं न कहीं इसे प्रचारित लंदन, यूके या इंग्लैंड के नाम से किया जाता है। आप ज़्यादातर ये जो प्रचारित होता है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के नाम से होता है, पर मूलतः वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है। जी, अंदर में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसा आपने बताया करीब 70 देशों में आपका ये जो कार्यकाल है या जो कार्यालय है वो फैला हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो संगठन है ये प्रमाणित कैसे करता है कि ये जो कार्य हुआ है ये विश्व रिकॉर्ड श्रेणी में आया है, इसका ये कैसे प्रमाणित करते हैं? दुनिया में अगर हम अवार्ड की बात करें जी तो अवार्ड के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ को। बिल्कुल, नोबेल प्राइज़। पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा अगर अवार्ड होता है तो जीवन का अवार्ड पूरी दुनिया में सर्वमान्य नोबेल होता है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो आप सभी जानते हैं यूके की एक मशहूर संस्था पूरी दुनिया में जनमान्य में उसका बहुत बड़ा नाम है जी। और उसने अपने स्थापित को और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा है जी। हम सब उस संस्था की बड़ी इज्जत करते हैं जी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की जब बात होती है तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड केवल रिकॉर्ड की श्रेणी में ही अपना काम नहीं करता है। हम सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान या हमारे संगठन का ध्यान इंक्लूजन पर होता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति या संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकता। इंक्लूजन को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? इंक्लूजन का अर्थ ये होता है पूरी दुनिया में कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जितने भी सहभागी होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तो आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर सफलता भी प्राप्त करते हैं, अलग अलग संगठनों के माध्यम से प्रमाण पत्र भी लेते हैं। लेकिन इंक्लूजन जो होता है वो होता है जीवन भर की प्रतिभा का आकलन करना। अब जीवन भर की प्रतिभा का आकलन करना व्यक्ति भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है। यह जीवित और निर्जीव दोनों वर्गों में हम इसको आकलन करते हैं। अच्छा। यह आप देखिए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में जितनी भी श्रेणियां हैं, हमने वो सारी श्रेणियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंक्लूजन में ले रखा है। हमने मिस्र की पिरामिड को इंक्लूजन में ले रखा है, हमने नियाग्रा के जलप्रपात को इंक्लूजन में ले रखा है, हमने पेरिस के एफिल टावर को शामिल किया है, भारत के ताजमहल को हमने शामिल किया है। अभी हमने परसों ही इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली को शामिल किया और कल ही मैं मुंबई जा रहा हूं तो मुकेश जी, रफ़ी जी, लता मंगेशकर जी, इनको हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो इनका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी हमने इनको इंक्लूड किया है, इंक्लूजन किया है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बड़ा बहुत कुछ जीवन में व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत कुछ बड़ा करता है, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में अगर उसको लेंगे तो उसकी प्रतिभा छोटी हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर मैं कल मुकेश जी का नाम अगर गाने की श्रेणी में लूंगा या रफ़ी जी, मोहम्मद रफ़ी जी का नाम लूंगा, किशोर कुमार जी का नाम लूंगा, तो इनके नाम कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर है भी तो उनको सबमिट करने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन करके हमारे देश की प्रतिभा या अन्य देशों की प्रतिभाओं को हम एक मंच देते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं और अपने प्रोग्राम के अंदर और हमारी मैगजीन के अंदर उनको जगह देते हैं और उनको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक बार पुनः उनको जीवित करने का काम किया जाता है। आपको टेमले जी बता दूं कि इंक्लूजन में
हम ऐसे व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं, इंक्लूजन करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। मेरा ध्यान उन्हीं लोगों पर सबसे ज़्यादा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है जी। और उन्होंने बेहतर काम किए हैं। हो सकता है हम उनको भूल भी गए हैं, बहुत से नाम मेरे जहन में है, लेकिन हम उनको भूल गए हैं। मैं खोज कर, चूंकि वो मेरा विषय रहा है और वो मेरा ज्ञान इन सब विधा में ज़्यादा है, तो मैं पूरी दुनिया में खोज कर उन सब नामों को सामने ला रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए हमने दिलीप कुमार जी का किया, तो दिलीप, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो दिलीप कुमार जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बॉलीवुड में सबसे पहले व्यक्ति के रूप में आया। अच्छा। और जब वो थे हम सबके बीच में, और उनके पूरे परिवार ने उनके घर पर वो सर्टिफिकेट को पाली हिल में लिया और एक खुशी का वातावरण बना। तो नौशाद जी का नाम, अगर हम संगीतकार नौशाद जी का नाम, पूरे नौशाद जी के पूरे परिवार ने उसको लिया। तो कहीं न कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कुछ काम कर रहा है और इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अलग जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरी, यानी इन नटशेल में हम ये देखें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ऐसे लोगों को भी सम्मानित कर रहा है जिन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, पर उनका जीवन अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड जो, जैसे 1 मिनट में किसी ने एक कार्य कर दिया है, किसी ने समूह में कोई अच्छा कार्य कर लिया, वो सम्मानित होना एक अलग विषय है, पर आप ऐसे लोग को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन एक विधा के अंदर दे दिया। निश्चित रूप से। अब मैं एक छोटी सी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ। इंक्लूजन की प्रक्रिया निश्चित रूप से अलग होगी, जैसा आपने बता दिया, उसके कुछ आपके पैरामीटर होंगे। जो रिकॉर्ड बनते हैं उनकी प्रक्रिया क्या होती है? रिकॉर्ड बनने की प्रक्रिया सबसे पहले तो अलग अलग देशों में होती है, क्योंकि अभी मैं भारत में हूँ और फिर मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा, तो हर देशों के अंदर एक ज्यूरी हमने बना रखी है। अच्छा। और वो ज्यूरी के पास एप्लीकेशंस आती हैं, लगभग 1000 एप्लीकेशन हमारी महीने में आती है। 1000 एप्लीकेशन पर मंथ आती है? ऑनलाइन, हाँ, पर मंथ होती है। मतलब 9 साल पहले 10 भी नहीं आती थी, लेकिन 1000 एप्लीकेशन आती है और लगभग हम 10 टाइटल को सिर्फ महीने में ओके करते हैं। ये आकलन है, सिर्फ 1000 में से 10। तो ये हमारा आकलन की प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी गई। पहले थोड़ा सा मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पहले थोड़ा लचीला था, लिबरल था थोड़ा, लेकिन अब वो लचीलापन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि लगभग 1000 एप्लीकेशन लगभग पूरी दुनिया से आती है और लगभग 10 सर्टिफिकेट से 11वां सर्टिफिकेट हम लोग नहीं देते हैं एक महीने में। और हमारा लक्ष्य, केवल संगठन का लक्ष्य होता है कि हमको सालाना बेहतर तरीके से 100 देशों तक, 100 कंट्रीज में केवल 100 सर्टिफिकेट इशू करने हैं और उस दिशा के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं और संगठन को गतिमान बनाए रखे हुए, गतिशील बनाए हुए हैं। इसमें कैटेगरी क्या क्या होती है? वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर तो बहुत सी कैटेगरी होती हैं, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में जाता है। अच्छा। लेकिन उसमें हमने एडिशन बना रखी है। एडिशन को थोड़ा एलॉबरेट करेंगे आप? एडिशन का ये होता है, वैसे एडिशन केवल मेरे दिमाग की उपज है। अच्छा। इसका कोई आकलन, अगर कोई इसको कोई और भी एडिशन का नाम देता है, हाँ, तो समझ लीजिए कि वो मेरे ही दिमाग का इस्तेमाल कहीं अपनी संस्था के लिए कर रहा है। कभी भी कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी इंक्लूजन का अर्थ ये होता है कि कानूनी रूप से पंजीकृत मैगजीन के प्रकाशन में इनका उल्लेख होना चाहिए, है ना। मैं कानूनी रूप से ऑथराइज्ड जो मैगजीन्स होती है वो पब्लिश होना चाहिए। हाँ, अब मान लीजिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर कानूनी रूप से पंजीकृत वो कंपनी ही हो सकती है इंग्लैंड में तो, लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की उस कंपनी को भी मान्यता देने वाला संगठन होता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अच्छा। अगर हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का काम इंग्लैंड के माध्यम से किसी को सर्टिफाई कर रहे हैं और हम मैगजीन में उसका प्रकाशन कर रहे हैं, तो केवल कंपनी बनाने से ही उसका काम नहीं हो जाता। उसके ऊपर भी एक बॉडी ऐसी है जो कंप्लेन लेती भी है और कंप्लेन देती भी है और इस तरह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर चौकसी भी रखती है कि आप बेहतर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अलग अलग संस्थाएं हैं जिसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सभी की सदस्य है और मैं चूंकि यूके और इंग्लैंड के अंदर बेहतर तरीके से काम कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप भी इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं मधुर जी, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है
वैश्विक संस्था और पुरानी संस्था है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड यूके के अलग अलग शहरों में है। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो अच्छा। लंदन के अंदर है, ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में है, अच्छा। यॉर्क शहर में है, वेल्स में है, स्कॉटलैंड के अंदर, हर जगह उसकी यूनिट है। ओके। तो इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर्ड अगर किसी प्रकार की कोई कंपनी कोई पत्रिका निकालती है तो उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर होना जरूरी है और 5 कॉपी उनको देनी पड़ेगी। अच्छा। आप गूगल पर उसके बारे में और अधिक जानकारी लीजिएगा और वो उसको चेक करते हैं। इंग्लैंड के हिसाब का उनका पेपर होना चाहिए, उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी प्रिंटिंग होनी चाहिए। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो वो आप किताब पूरी दुनिया में किसी को नहीं दे सकते। अच्छा। तो प्रकाशन इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, मैं इंग्लैंड बार बार बोल रहा हूँ लेकिन वो इंग्लैंड नहीं है, यूके है, कि वेल्स के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर और इंग्लैंड के अंदर कहीं भी कोई प्रकाशन अगर हो रहा है तो आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी की अनुमति और उनके अंदर प्रति को जमा करके उनकी एनओसी लेना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इस तरह की कोई निकालता है? हर हमारा तो हर एनओसी, हम तो ब्रिटिश लाइब्रेरी को हमने इंक्लूजन में भी लिया हुआ है और हम अपने हर प्रोग्राम में हम पार्लियामेंट में हमेशा कार्यक्रम करते हैं, लंदन में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करते हैं और हर पब्लिकेशन की जानकारी ब्रिटिश लाइब्रेरी को देते हैं और 5 कॉपी जमा करके रिसिप्ट लेते हैं। अच्छा। ये चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बहुत से प्रतिभागी और बहुत से लोग मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो ब्रिटिश लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट आप लोग जरूर संस्थाओं को देखा कीजिए कि ये हमारी किताब, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रकाशन जिस पेज पर आपका हो रहा है, क्या अगर वो यूके की कोई संस्था है, मैं अन्य देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई यूके की संस्था है तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में आपकी बुक जा रही है और मान्य है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। यानी अगर इस तरह जो आपने सर्टिफिकेशन बताया या जो आपने बुक की बात की वो अगर जारी है तो वो संस्था यानी एक्चुअली काम कर रही है इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपकी संस्था WBR काम कर रही है। जी। अगर आपने मान लीजिए यूके में, अगर मैं यूके की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं चूंकि भारत में बैठा हूँ तो वही का वही टाइटल हमारे भारत में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो मैंने पहले भी बताया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की शुरुआत ROC कंपनी के अंदर भारत से हुई है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यूके से शुरुआत हुई है लेकिन संतोष शुक्ला तो भारत का है, इंदौर शहर का है, तो इंदौर शहर से उसने भारत में नाम किया और भारत से फिर वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड, चूंकि इंग्लैंड के अंदर एक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो हमारी दूसरे कंपनी रजिस्टर्ड भारत के बाद इंग्लैंड में हुई है लेकिन पहली तो भारत, पहली जो कंपनी है वो भारत में। देश का नाम हमेशा प्रधानमंत्री जी माननीय हमारे कहते हैं हमारे देश का नाम सर्वोपरि रखना है। तो मैं तो अपने किसी भी इंटरव्यू में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ भारत का नाम पहले जोड़ता हूँ, उसके बाद फिर इंग्लैंड आता है, उसके बाद फिर अमेरिका आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। तो मैं अपने किसी प्रकार के मार्केटिंग तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसीलिए मैं कभी भी, आपने हर जगह देखा होगा, मैं केवल टाइटल इस्तेमाल करता हूँ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। उसके पीछे मैं बहुत कुछ नहीं बोलता हूँ कि आप कहाँ, क्योंकि मैं वैश्विक तरीके से संगठन जब काम कर रहा है तो किसी देश का बंध के नहीं रहना। एग्जैक्टली, सही बात है, बहुत सुंदर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जिस तरह आपने बताया 70 देशों में काम कर रही है और जब 70 देशों में काम कर रही है तो इसका मूल उद्देश्य जब आपने चालू की थी आज से 9 वर्ष पूर्व 2017 की बात बता रहे हैं, जो उसका उद्देश्य तब था आज भी उसका उद्देश्य वही है या उद्देश्य से भटक गई है या उद्देश्य में कुछ परिवर्तन किया है मार्केट के हिसाब से या प्रतिस्पर्धा के हिसाब से? जी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 1917 से शुरुआत हुई है और 2017 से, और मूल उद्देश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में इंक्लूजन था जी। और कहीं न कहीं ऑनर तो इसमें इस कैटेगरी में नहीं होता है, हम इसमें किसी भी कंपनी के माध्यम से आप ऑनर जैसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। जितना मैं कानूनी जानकारी रखता हूँ, आप ऑनर के स्वरूप ट्रॉफी दे सकते हैं, ऑनर के स्वरूप ट्रॉफी दे सकते हैं पर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, मेडल पहना सकते हैं, लेकिन ऑनर का सर्टिफिकेशन कम से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी रजिस्टर्ड टाइटल के साथ तो नहीं दे सकते।
ठीक है। तो थोड़ा सा ये भ्रम की स्थिति थोड़ी सी हमारे समाज में बनती है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहीं ना कहीं अगर सर्टिफिकेशन कोई ले भी रहा है तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है और अपना सर्टिफिकेशन वो पा रहा है, किसी भी संस्था के माध्यम से पा रहा हो। और इंक्लूजन तो शायद हम ही करते हैं और हो सकता है और भी लोग करने लग गए हों, लेकिन इसकी शुरुआत, एडिशन की शुरुआत और इंक्लूजन की शुरुआत कहीं न कहीं मेरी सोच का परिणाम थी जो सामने आई। जी 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 जी। शुक्ला जी, हम देखते हैं कि आप यूके में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। जैसे आपसे जब हम सामान्य चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया सामान्यतः महीने में एक बार आपका यूके दौरा होता ही है। तो अलग अलग देशों में चलाने के बाद भी इसकी जो सत्यापन जो होती है, सत्यापन विधि क्या हर देशों में अलग अलग है या कोई आपकी कोई ऐसी एक सेंट्रलाइज टीम बनी हुई है वो इस चीज़ को सत्यापित करती है, या हर देश के एक अलग अलग कोई नॉर्म्स है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को इस संगठन की स्थापना के पहले, चूँकि मैं एक वकील रहा हूँ और मैंने इस सनद को भी 20 साल हो गए हैं और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस की है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी कहीं न कहीं मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा। और अब मैं यूके में एक लॉ फर्म के माध्यम से भी अपना काम कर रहा हूँ और आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। तो चूँकि कानून के अंदर जब काम कर रहे हैं तो प्रोसेस हमें बहुत बेहतर तरीके से पता होती है, क्योंकि सारी प्रोसेस का कहीं न कहीं हिस्सा कानून होता है। अगर कानून को ध्यान में रखते हुए किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रोसेस को अगर हम बनाएंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से बनती है। उसको लचीला करना भी हमारे हाथ में होता है और उसको टाइट करना भी हमारे हाथ में होता है। लेकिन कम से कम वो प्रोसेस तो कानूनी तौर पर होनी चाहिए। हर देश की अपनी अलग प्रोसेस होती है, वहाँ के कानून के हिसाब से होती है। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मापदंड तो उसकी गाइडलाइन तुरंत तय नहीं होती है। आपका जब फॉर्म आता है, आपका फॉर्म के साथ आपका टाइटल सामने जब आता है तो फिर हमारी टीम खास तौर पर, मेरा एक्चुअली ये प्रश्न ये भी है कि जो टाइटल निर्धारित होता है कि XYZ पर्सन को XYZ कार्य के लिए ये टाइटल से आप लोग ऑनर कर रहे हैं, तो टाइटल कैसे निर्धारित होता है? एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म पर टाइटल तो जो अप्लाई करता है वो हमें देता है कि ये टाइटल हम आपसे चाह रहे हैं जी, और बदले में वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है जी। और उस टाइटल को आधार बनाकर वो सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी स्क्रूटनी की जाती है जी। आपको मधुर जी बता दूं कि स्क्रूटनी का सारा काम हमारा इंग्लैंड में होता है। अच्छा। और जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे प्रैक्टिस में हैं और हमारी लॉ फर्म के अंदर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक काम मिल गया है ज्यूरी के रूप में कि आप टाइटल का वेरिफिकेशन लीगल तरीके से कीजिए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो अच्छा। हाँ, अलग अलग देशों के आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि लगभग 13 देशों के जो लॉ के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो LLM कर रहे हैं और प्रैक्टिस अभी नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम के लिए हमने उनको अपने साथ जोड़ रखा है। और वो उनका काम ही यही होता है कि हम उनको टाइटल देते हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट लीगल बना के हमको सबमिट कीजिए। वो फाइनल नहीं होती है। तो ये जो ज्यूरी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्री से होती है, तो उसका फिर समाग्र लेकिन अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं, लेकिन ज्यूरी का पूरा एक आकलन और एक समन्वय स्थापित करने का काम इंग्लैंड, लंदन से होता है। अच्छा, तो इस पूरी प्रोसेस में कितना समय लगता है? उस पूरे प्रोसेस के अंदर लगभग 1 महीना तो लगता ही है। अच्छा जी। और जैसे कोई सडनली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है तो उस प्रोसेस में क्या होगा? देखिए, बहुत से लोग फास्ट ट्रैक और ये सब चीज़ें होती हैं, पर मैं समझता हूँ कि इस तरह का रिकॉर्ड तो तुरंत वाला हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो उस प्रक्रिया से हम गुजर ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो सर्टिफिकेशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता हूँ और ना ही मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। हाँ, इंक्लूजन में होता है। इंक्लूजन में तुरंत हम सर्टिफिकेट देते हैं क्योंकि वो व्यक्ति या संस्था जिनके बारे में बहुत पुराना इतिहास होता है, उनकी कार्यों को कहीं ना कहीं हम उनके मापदंडों को, उनके कार्यों को और उनके बारे में हम पहले से जानते होते हैं जी। तो इंक्लूजन हम कर सकते हैं, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तो तुरंत नहीं होता है। ऐसे एक प्रश्न आता है मन में कि आपने किसी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया जी, और उस रिकॉर्ड को या उस टाइटल को किसी ने चुनौती दी हो जी, इस तरह का कोई वाकया? कई चुनौती, मैं बता दूं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर चुनौती देने वाले लगभग मेरे पास में इंटरनेशनल
कोर्ट से जी। मतलब इंग्लैंड से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, अभी अभी केनिया से आया है। अच्छा। चुनौती भरे नोटिस आते हैं, भारत से कई नोटिस आते हैं, अलग अलग जो समाज सेवी एनजीओ वाले होते हैं, या पार्टी बीजेपी से कांग्रेस के नोटिस आ जाते हैं, कांग्रेस से बीजेपी के भी आ जाते हैं भारत में। ऐसे नोटिस, जैसे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को सर्टिफाई हमने किया। अच्छा। तो सबसे जब सर्टिफाई किया, और मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो सर्टिफाई करके सर्टिफिकेट हमने दिया, जो सर्टिफिकेट अमित शाह जी और माननीय मोदी जी तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपत्ति आई, तो कहीं चुनौतियों का सामना तो हमको करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए थर्ड पार्टी लीगल टीम हमारी हमेशा काम कर रही है और उस पर सतत लगी रहती है। उस वकीलों की संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनौतियां तो इसमें बहुत आती ही हैं, और कम से कम मैं समझता हूं कि 10 से 15 चुनौतियां हर महीने मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा। इस वकील होने के कारण कहीं न कहीं उसमें मेरी, कह लीजिए कि जानकारी है, तो उस चुनौतियों का निराकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। आजकल मैं देख रहा हूं मधुर जी की चुनौतियां सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को लेकर आती हैं, क्योंकि जो संस्थाएं कुछ भी नहीं है, जो संस्थाएं कहीं न कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड देने का काम कर रही हैं अलग अलग देशों में, और उनका केवल एक छोटा सा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के वो अपने सर्टिफिकेट को देती रहती हैं, वो सबसे पहले चुनौती देती हैं कि मतलब आप हो कि नहीं हो, आप ये दीजिए, आप वो दीजिए। तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी बहुत बड़ा काम हमारी लॉ लीगल टीम के पास बढ़ गया है। तो इसको भी हम खास तौर पर भारत में तो हमको बहुत फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए हम भारतीय सर्टिफिकेशन पर, चूंकि हमारा देश है, हम तो चाहते हैं कि युवाओं को आगे प्रमोट करने के लिए हम बेहतर से बेहतर काम करें। तो स्क्रूटनी लेवल हमारा भारत के अंदर बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं जो सर्टिफिकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके मापदंड को हम लोग बहुत सही नहीं मान पाते हैं। अच्छा, बड़ी रोचक जानकारी है ये। यानी आप कोई भी कार्य करते हैं तो चुनौतीपूर्ण कार्य होता ही है। सरल तो आप घर से बाहर निकले तो भी चुनौती है, कार्य करें तो भी चुनौती है। आप देखिए कि आप कितने जिम्मेदारी के साथ, सबसे पहले तो आपको बहुत जिम्मेदार रहना पड़ेगा किसी को सर्टिफाई करने के लिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को, आपको एहसास कितना है उस जिम्मेदारी का, आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही एक सर्टिफिकेट से कोई व्यक्ति जिंदगी भर रिकॉर्ड होल्डर रहने वाला है, उसको टैग मिलने वाला है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया। तो कहीं ना कहीं आपका मापदंड और आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन आपको और आपकी टीम को करना पड़ेगा। निश्चित रूप से। शुक्ला जी, अभी देखने में आए बहुत सारी संस्थाएं हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बन गए हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं और प्रमाण पत्र देते भी हैं। तो मैं आपके मार्फत ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे, मान लो कोई भी व्यक्ति है, मान लो मुझे अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाली संस्था या मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ही कौन से दस्तावेज को देखना चाहिए कि वास्तविकता में ऑथोराइज हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मधुर जी, कि वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाली संस्थाएं पूरी दुनिया में बहुत हो गई हैं, और उनमें हम भी हैं, हम अपने आप को अलग नहीं करते, लेकिन कानूनी तौर पर बहुत सी स्क्रूटनी को देखकर अपने मापदंड पर खरा उतरने वाली प्रोसेस बहुत कम संस्थाओं में मिलती है। और मैं तो कहता हूं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, एप्लीकेशंस देने वाले प्रतिभागी हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बारे में कुछ बताने से पहले संस्था के बारे में भी जानकारी उतनी ही लें। मैं सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि संस्था और संस्था के व्यक्ति और संस्था के डायरेक्टर के बारे में उतनी ही जानकारी लें कि मैं अगर आपका प्रमाण पत्र लेने वाला हूं और मैं उसको प्रचारित करूंगा और बहुत ही अपने स्टेज से, अपने मापदंड से, अपने सोसाइटी में उसको फैलाऊंगा, तो सच में देने वाली संस्था या व्यक्ति उस काबिल है कि नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कई जगह मैं देखता हूं कि सिर्फ 12वीं पास बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो डायरेक्टर होते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ मैं, कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, 12वीं पास बच्चे, सिर्फ 12वीं पास बच्चे IAS IPS को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और IPS IAS पूछते भी नहीं है कि आप किस क्षेत्र के माहिर लोग हो। मतलब कितनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि उनका खुद का क्या, मतलब
आप मिनिस्टर को दे रहे हो, आप सांसद को दे रहे हो, आप चलो ठीक है IPS IAS को दे रहे हो, आप DGP को दे रहे हो, और आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या किया है, आपने क्या जिम्मेदारी की है इस सर्टिफिकेट को देने के लिए। बस एक छोटी सी कंपनी खोल ली और उसके बाद आप अपना एक वेबसाइट बनाई और उसके बाद आप देने लग गए। लेकिन अभी यहाँ देने वालों की गलती मुझे कम नजर आ रही है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेने वाला हमारा जागरूक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात अभी शुक्ला जी ने बोली है कि बहुत सारे रिकॉर्ड मार्केट में आज दिख रहे हैं, बहुत सारी संस्था इस तरह का कार्य कर रही है। अब आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आप जिस संस्था से सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो संस्था अधिकृत संस्था है या नहीं है, और देने वाले कौन हैं। देने वाले में जैसा अभी बताया कि हो सकता है कोई कम एजुकेटेड व्यक्ति भी है, खैर एजुकेशन कोई पैरामीटर नहीं होता, पर उसका बैकग्राउंड हमेशा चेक करना चाहिए ताकि आपने जिससे सर्टिफिकेट लिया है उसकी और आपकी दोनों की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। ठीक है शुक्ला जी, बहुत ही बारीकी से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, किस तरह की जिम्मेदारी व्यक्ति की होना चाहिए, लेने वाला हो या देने वाला हो, दोनों की जानकारी होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बड़ी संस्था के CEO हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के आप CEO हैं, ये संस्था की विश्वसनीयता बनाने के लिए आपके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी है, और आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं, आपकी संस्था में जो कार्य करने वाले हैं या जो आपके साथ एसोसिएट हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और उनके क्या दायित्व हैं? मधुर जी, हमारे साथ जितने भी साथी काम कर रहे हैं, चार्टर्ड ऑफिसर हम लोग उन्हें कहते हैं, और साथ में मैं तो अपने आप को CEO कभी कहता नहीं हूँ, मैं भी चार्टर्ड ऑफिसर ही हूँ। जैसे पूरी दुनिया में सब चार्टर्ड ऑफिसर हैं, वैसा मैं भी चार्टर्ड ऑफिसर हूँ। मेरे साथ काम करने का अनुभव 30 साल से बहुत से लोगों को है, और जितना मेरा पुराना सब कुछ देखेंगे तो मैं कानूनी तौर पर हर काम को करने का आदी हूँ कि नियम सम्मत आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सख्त रहता हूँ, बहुत से लोगों को परेशानी भी होती है मुझसे, और बहुत सी बातों को मैं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, बहुत कुछ होता भी है, पर कुल मिलाकर जो सर्टिफिकेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जिसे मिलता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे कार्यक्रम में मैं किसी को भी माइक दे देता हूँ कि आप, और मैं खुद नहीं बताता कि आपने क्या किया है, मैं अपने आप ही सबको मंच पर बोलता हूँ और किसी को भी माइक देकर बोलता हूँ कि आप। ये कहाँ करते हैं आप? अलग अलग देशों में सभी जगह करते हैं, भारत में भी करते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा कोई सेरेमनी होती है? इसकी सेरेमनी होती है साल में, तो अब करीब 8 होने लग गई है। अच्छा, अब विदेशों में ज़्यादा होती है। तो जहाँ आप फेलिसिटेट करते हैं वहाँ पे आप, जिन्होंने भी जो रिकॉर्ड बनाया, हाँ, उनको आप बोलते हैं कि आप बताएं, हाँ, उनको क्या मैं न बताते हुए, चूंकि वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, तो मैं माइक दे देता हूँ कि आपने क्या किया, ये सर्टिफिकेट आपको क्यों मिला है, आप बताइए। यानी व्यक्ति खुद अपनी उपलब्धि बताता है। तो ये, इससे मेरा विश्वास और मजबूत होता है कि पब्लिक में अगर वो 10 सर्टिफिकेट भी हम किसी को दे रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो 10 बेहतर तरीके से सही होना चाहिए, और सही होते हैं और इसी तरीके से जाते हैं। तो आपकी टीम भी वैसी ही कर रही है काम? मेरी टीम चूँकि रोज मेरी डांट खाने की आदी होती है, तो मेरे ही तरीके से काम करती है। जी। डांट खाने के आदी से मतलब मेरा ये है कि कहीं न कहीं विधि सम्मत अपना काम करें और बेहतर तरीके से संगठन को ऊपर लें। जैसे आप जब कार्य करते हैं और जब टीम कोई कार्य करती है, तो जब टीम कार्य करती है तो उसमें आपको कौन सी बात लगती है कि ये चीज़ें चुनौती है? हर रिकॉर्ड सर्टिफिकेट अपने आप में चुनौती होता है। अच्छा, देखिए, अगर मैं बहुत सी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत कुछ मैं देखता रहता हूँ, अब तो नहीं देखता मैं, क्योंकि फेसबुक भी बहुत कम देखता हूँ, ऑफिस से हमारा फेसबुक चलाते हैं सभी लोग जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ पिछले 3 महीनों से जी। तो मैंने अपना नंबर भी वैसा ले रखा है जिसमें व्हाट्सएप है ही नहीं। अच्छा, बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो जो मेरा व्हाट्सएप, मेरा फ़ोन नंबर है वो एक्चुअली हेल्पलाइन नंबर है। ओके। तो वो ऑफिस में रहता है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को जिस दिन यूनाइटेड नेशंस सम्मानित करेगा, उस दिन मेरी प्रतिभा का सम्मान, हमारे देश का सम्मान होगा। मेरा लक्ष्य UN तक, उनके नीतियों तक
पहुंचने का है। अभी मैंने यूनाइटेड नेशंस को और यूनेस्को को एक पत्र लिखा है कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, और थोड़ा हमारे कार्यों को संज्ञान लें। मैं आप बता दें मधुर जी की जितनी भी एम्बेसी हैं जी, उनके सारे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर को हमारे हर रिकॉर्ड की जानकारी में देता हूँ। अच्छा। और मैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, इंग्लैंड के राजा को, हम भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को हर रिकॉर्ड की जानकारी मैं भेजता हूँ। अच्छा। आप हर रिकॉर्ड, अगर हमारा 10 रिकॉर्ड भी अगर हो रहा है या इंक्लूजन हो रहा है तो उसकी जानकारी देश प्रमुख को होना अनिवार्य है हमारे प्रोटोकॉल के तहत। और कहीं ना कहीं वो मेरी संतुष्टि भी होती है। निश्चित रूप से। नहीं, ये इस तरह के कार्य करना लोगों को प्रोत्साहित तो करते हैं और उनके साथ एक जिम्मेदारी भी हो जाती है जो इस चीज़ के अवार्ड लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अनेक रिकॉर्ड देख लिए होंगे पिछले आपकी 9-10 साल की जो जर्नी है इसमें। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ जी। किस रिकॉर्ड ने या किस इंक्लूजन ने जी आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है, और प्रभावित भी किया है, और उस प्रभाव ने आप में कुछ परिवर्तन लाया? जैसे संगठन जब बनाया था 1917 में तो उतनी जिम्मेदारी 2017 में, तो सॉरी तो मैं बार बार 1900 बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। 2017 में जब संगठन बना था तो उतनी जिम्मेदारी का एहसास तो उस समय शायद नहीं था। मैं बड़ी सफाई, बहुत ही सरलता से और सच्चाई से बात बोल रहा हूँ जी। और धीरे धीरे ही वो बातें सामने आई है जी। और उस पर बहुत मेहनत हुई है, बहुत काम हुआ है पूरी टीम का। जी। मैं पूरी दुनिया के अंदर लगभग 70 देशों में जो हमारी टीम है जी, मैं उनको 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, मेरे व्यवहार के कारण वो मुझसे जुड़े रहते हैं। जी। और चूँकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी आपको बता दूं कि बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी आती हैं कि हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं दे सकते हैं। तो लगभग CSR एक्टिविटी के तहत 0 फीस पर हम बहुत सारे रिकॉर्ड को देते हैं। बहुत सारे इंक्लूज़न तो लगभग कोई फ़ीस में होते ही नहीं है। लेकिन संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए हमने एक व्यवस्था बना रखी है फ़ीस की। और वो फ़ीस की मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो फ़ीस का स्तर इतना बड़ा हम लोग रखने वाले हैं कि फ़ीस का नाम सुनकर, इतना बड़ा अमाउंट का नाम सुनकर हमें अप्लाई ही ना करें, क्योंकि हमारी संस्था चाहती नहीं कि हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आए। अच्छा। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा सर्टिफिकेट को देने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। हमने कहा ना कि हम 10 सर्टिफिकेट केवल इशू करते हैं इस महीने का, और वो 10 भी क्यों करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस से ये संगठन चलना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड ने आपको छुया हो, यानी दिल के आपके बड़ा करीब रहा हो और उसको देखने के बाद आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन आया हो? अब ऐसे तो बहुत से हैं, क्योंकि रोज़ ही प्रतिभाओं का सम्मान करने का मौका मिलता है। हाँ। और कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा मिलती है जी। तो जैसे माउंट माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप 3 पर जी बहुत से बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं जी। एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला बेस कैंप तक। हाँ, लुकला एयरपोर्ट से जब छोटे प्लेन से जब बेस कैंप 3 पर निकले, अच्छा, तो बहुत से, आपको मधुर जी बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देने के लिए लगभग 4 बार मेरी जान जाते जाते बची है। अरे बाप रे। और मेरी वाइफ भी साथ में थी। तो माउंट एवरेस्ट के बाद में पेंगोंग लेक का हमारा 1000 लोगों का एक कार्यक्रम था, और चांगला पास पर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी मेरी बॉडी में। अच्छा। और मैं अपनी गाड़ी के अंदर बेहोश हो गया था। अच्छा। और दूर मेरे साथ में किरण बेदी मैडम थी। अच्छा, पूर्व IPS। हाँ, पूर्व IPS और लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी मैडम तुरंत पिछली गाड़ी में उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे कहीं पर उतारा, और उतार करके उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर मुंह पर लगा के और कम से कम 1 घंटे मुझे लेटा के रखा। और उसके बाद कहीं न कहीं मुझे ठीक हुआ, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप वापस लेह चले जाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं उसको करूँगा। और मैं गाड़ी में पीछे की सीट पर लेटे लेटे सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का होल्डिंग किया, उनका सर्टिफिकेशन किया। और उसमें BRO की टीम थी, भारतीय सेना की टीम थी, और वो योगा का कार्यक्रम था। 1000 लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पेंगोंग पर योगा करके, और उसमें 985 थे, मतलब उसमें 15 कम थे।
तो लेकिन मुझे 1000 का टाइटल में प्रिंट सर्टिफिकेट लेकर गया था कि अगर बनेगा तो देंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो फिर मैंने सभी को कहा और जिन्होंने मुझे बुलाया था कि इसमें 15 कम है, तो मैं कैसे ये सर्टिफिकेट दे दूं। तो किरण बेदी मैडम बड़े मतलब खुश हुई कि तुम इन 15 के लिए तुम मतलब रोक रहे हो। तो तुरंत फिर भारतीय सेना के जवान आए अलग से और उन्होंने ज्वाइन करके हमने उस 1000 की संख्या को पूरा किया। पर उसके बाद तालियां बजाकर उन लोगों ने मेरा सम्मान किया कि आज ये व्यक्ति चांगला पास से बेहोशी की स्थिति में पेंगोंग तक आकर और शाम को ये वापस जा रहा है। उसके बाद में 2 दिन तक एडमिट रहा शासकीय अस्पताल लेह में। बाप रे। तो केवल एक सर्टिफिकेट जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 0 थी, मुझे किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं था, कहीं कुछ नहीं मिला। मैं अपने ही पैसों से गया था, अपने पैसों से वहां रुका। निश्चित रूप से वहां जाना भी अपने आप में अपने पैसों से और उसके बाद फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ले में खरीद करके जितने दिन रहा सब ले लेके मैं ही घूमता रहा। तो ऐसे बहुत सी यादें, नेपाल की बहुत सी यादें मेरे पास, इंग्लैंड की हैं। तो इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे देश के बहुत से लोग, जब एंट्री होती है आप तो जानते हैं, तो कई जगह रोक लिया जाता है और वो बोलते हैं कि हम बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं भारत के, और वहाँ तो ये सब व्यवस्था मानी नहीं जाती है। तो ये होता है। एक बार डल लेक में एक रिकॉर्ड था कश्मीर में, तो रात को करीब 10:30 बजी थी। डल लेक में रात को 10:30 बजे तक ठंड में अंधेरा हो जाता, पूरा अंधेरा, बगल वाली नाव भी नहीं दिखती। तो उसमें नाव से नाव टकरा गई थी। अच्छा। और मैं डल लेक में गिर पड़ा था। अरे बाप। और फिर ठीक है वो तो मैं लेकिन गिरते समय वो अंधेरे में मैं दिख भी नहीं रहा था कि किसी को कि मतलब ये कोई गिरा है। लेकिन तुरंत उसको, नाव भी छोटी छोटी होती हैं, कोई शिकारा नहीं था, तो छोटी सी नाव थी। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे याद रहेगा कि ये रिस्क था उस समय में। जब वो ये तब का रिकॉर्ड की बात है जब मैंने ट्यूलिप हमारे देश में खिलते हैं ठंड के मौसम में श्रीनगर में, तो ट्यूलिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कश्मीर सरकार का, जम्मू एंड कश्मीर सरकार। आपके लिए एक रोमांचिक जर्नी भी बहुत रहती है। मेरी तो हर जर्नी रोमांचिक होती है और हर जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भूटान के अंदर के कई हैं और असम के अंदर मिजोरम के हैं और इजिप्ट के अंदर के हैं, नाइल रिवर के कुछ हैं, सऊदी अरब के अंदर के कुछ हैं और मसाई मारा नेशनल पार्क का कुछ वाकया है, केनिया का, युगांडा का कुछ है। और अब तो मैं जहाँ अब मैं जाने वाला हूँ, जो अब मैं क्षेत्र ले रहा हूँ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अच्छा। तो मैं ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, तो अब इस तरफ तो बहुत ही मज़ेदार यात्रा होने वाली है। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो लैंड तो आप जानते हैं कठिनाइयों भरी है, ब्राज़ील वगैरह। अच्छा, इसी में से एक बड़ा रोमांचिक प्रश्न निकला है कि आपने जैसे बताया कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गए और वहाँ पे संख्या कम निकली, जितनी संख्या उन्होंने बोले कि इतनी हो जाएगी नहीं निकली, तो आपने सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया जब तक उन्होंने व्यवस्था नहीं की। इस तरह का वाक़या हुआ है जहाँ आप सर्टिफिकेट बना के गए हो और वहाँ पे संख्या या जो भी बात का कमिटमेंट किसी ने किया और नहीं किया हो और आपने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया? हाँ, आपका पॉडकास्ट तो अभी इंदौर में ही हो रहा है। इंदौर की बात है। इंदौर नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम था और मैं आयोजक का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे और हमको चीफ मिनिस्टर को ही सर्टिफिकेट देना था जी। और जो संख्या, चूंकि उस सर्टिफिकेट पर पहले से संख्या लिखी हुई थी पर वो संख्या हमें दिखी नहीं और प्रशासनिक अधिकारी या जो भी अमला था उन्होंने कहा कि अब दे दीजिए। तो हमारी टीम सर्टिफिकेट लेकर वापस आ गई। अच्छा। चीफ मिनिस्टर से सर्टिफिकेट दिलाना, अगर संख्या नहीं थी तो वापस लेकर आ गई। फिर बाद में वो संख्या पूरी हुई और जब वो डॉक्यूमेंट दिए और वैदिक सत्यापन हुआ तब हमारे कार्यक्रम में उनको सर्टिफिकेट दिया गया। पर उस मंच पे आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया जहां पे उनको देना था। उस मंच पर तो हमने नहीं दिया वापस। तो संस्था ऐसी होती है, अगर आप तो ऐसी कई जगह हमने सर्टिफिकेट नहीं दिए और ये हमारी ताकत बढ़ाती है। ये कोई वाहवाही के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी बात है, उनका कार्यक्रम था, उनका वो सब चीज़ें होनी भी चाहिए थी और लेकिन अगर नहीं होती तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं, पर अच्छी बात है, अगर जो कमिट किया गया है वो अगर नहीं है तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप इसके लिए सख्त हैं। आपको एक मैं रिकॉर्ड याद आया कि मिजोरम के अंदर
आइजोल के अंदर, आइजोल से भी 120 किलोमीटर वर्मा की बॉर्डर पर एक गांव था, वहाँ की एप्लीकेशन थी। एक बूढ़ी दादी, मतलब लगभग वो 70 साल की थी जी। तो मैं गया, आइजोल गया, सोचिए, और हाँ, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस जीरो, रजिस्ट्रेशन फीस जीरो का मतलब ये होता है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं, उसमें फिर हमको ही अपना पैसा खर्च करके वहाँ तक पहुँचना होता है। अच्छा। फिर मैं आइजोल से वहाँ गया 120 किलोमीटर दूर, तो वहाँ मतलब मिजोरम के बस झोपड़ी वाले बहुत सारे घर थे, और मुझे इसलिए था कि 70 साल की उम्र में उनका टाइटल ये था कि वो एक बार में 12 धागे सुई में डाल देंगे, और जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार वो उसके अंदर डाल देंगे, बस इतना ही रिकॉर्ड था। अब सुई और धागे की कॉस्ट क्या होती है आप समझ सकते हैं, 10 रुपये भी नहीं होगी जी, है ना। 10 धागे को उन्होंने मोड़ा, और आप जितनी बार बोलोगे उसके अंदर वो डाल देंगे, डालेंगे निकालेंगे, ये है। डालेंगे निकालेंगे। तो मैंने उसके अंदर 10 बार का एक कहा था कि ये टाइटल आप 10 बार कीजिएगा तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और देखा तो तीसरी बार में वो नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद मेरी चौथी बार एक अटेम्प्ट और कर लीजिए, तब भी वो तो एक बार हो गया, फिर तीसरी चौथी बार एक बार हो गया, लेकिन वो 10 बार का जो कंटिन्यूटी थी वो नहीं हो पाई। तो फिर मैं उनके यहाँ बिल्कुल चूल्हे की चाय पी के और उनको नमस्ते करके, और ज़रूर एक ट्रॉफ़ी में ज़रूर ले गया था उनके लिए। तो वो उन अम्मा जी को हमने ट्रॉफ़ी दिया और सर्टिफिकेट लेकर वापस आ गया। अच्छा। तो मैं उतना दूर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो वो मेरा सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है। मैंने कहा मैं ट्रॉफ़ी सम्मान पूर्वक मैं दे सकता हूँ जी, पर सर्टिफिकेट लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता। ये विश्वसनीयता बढ़ाती है किसी भी संस्था की भाव से। अगर कोई युवा या कोई भी व्यक्ति अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से कोई अपने ऊपर सर्टिफिकेट चाहती है या कोई रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? अगर हमारे देश की बात करें, भारत के देश की बात करें, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो आह्वान है, और हम इससे पहले भी स्वामी विवेकानंद जी का आह्वान था कि हमारे युवाओं उठो और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कुछ काम करो कि भारत देश का नाम रोशन हो। तो हमारे युवा तो शुरू से ही बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और अलग अलग विधाओं में अपना काम करते हैं, और हम तो चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर काम करें, वो बहुत से इंक्लूजन भी लें और बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएं, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और अपने देश का भी नाम रोशन करें। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड का भी उतना है जितना हमारे भारत का है। तो कहीं ना कहीं मैं इंग्लैंड के मंच पर भारत का ही नाम रोशन करता हूं। तो आप तो मतलब आप देखेंगे कि इंग्लैंड के भी कार्यक्रम में मैं सारे भारत का नाम पहले आता है, उसके बाद सब जगह आता है। बहुत सुंदर। तो बहुत ही बखूबी से आपने बहुत सारी जो मिथ्स थे, इसको लेके भ्रम थे या क्या सत्यापन की प्रोसेस होती है, बहुत अच्छे से आपने बताई। अब मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है आपके माध्यम से, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? ये केवल एक प्रसिद्धि की यात्रा है या उनके लिए एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है? देखिए, हमारे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से मैंने एक प्रोटोकॉल बना रखा है, मैंने ही बनाया है और पिछले काफ़ी समय से बना रखा है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होता है वो अपनी सारी प्रतिभा इकट्ठी करके, और उसमें कई कार्यक्रम में या कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बहुत पैसा भी लगता है, तो वो किस तरीके से अपने पैसों का इंतजाम करता होगा अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, और वो करता है। और कहीं न कहीं उसके हमारे मापदंड पर जब वो खरा उतरता है तो उसका सर्टिफिकेशन भी होता है। अब सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो इंडिविजुअल तो हम देते नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी मंच के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो सच में उस सर्टिफिकेट की वैल्यू उतनी है कि नहीं है जो हमने उसको दिया है, उसके विश्वास को दिया है। उसके बाद फिर उसका पब्लिकेशन होता है, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया तक उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है। नहीं, ये बात आपने बताई। मेरा प्रश्न है, जिन्होंने प्राप्त कर लिया, हाँ, प्राप्त कर लिया, उनके लिए क्या जिम्मेदारी है? उनके लिए तो जिम्मेदारी ये है कि अब उनका नाम कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के रूप में आ गया है। वो अपने समाज में, अपने देश में अपना नाम रोशन करें और ऐसे काम करें, ऐसे एक रोल मॉडल बने जिसमें उनको देखकर जो बाकी की युवा पीढ़ी है उन तक बेहतर संदेश जाए। और कहीं न कहीं मैं यूनाइटेड नेशंस के ही कई प्रोजेक्ट की बात करता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स कम से कम एक पौधा तो लगाओ, कम से कम एक पौधा लगाओ, प्रेरित करो ऐसी चीज़ों के लिए जो जलवायु परिवर्तन के अंदर कुछ अपना योगदान दीजिए।
अभी मैं जैसलमेर में था भारतीय सेना के कार्यक्रम में पाकिस्तान की बॉर्डर पर, तो 5.5 लाख पौधे 1 घंटे में लगाना था। तो वहाँ का वाक़या भी आपको बताता हूँ कि इतनी गर्मी थी वहाँ पर कि मैं गर्मी में ही बेहोश हो गया। और उसके बाद ब्रिगेडियर और कर्नल ने मेरी मदद की, लेकिन मैं पूरी उस 5100 पौधे जहाँ जहाँ भी लग रहे थे, मोहनगढ़ के अंदर और पाकिस्तान के अलग अलग बॉर्डर पर, मैं जाकर उसको वेरीफाई करता रहा। और आखिरी में बेहोश होकर मैं गिरा, और उसके बाद आर्मी के सारे जो है लोग मुझे लेकर आए और उन्होंने गेस्ट हाउस को ही मुझे मेरा इंतज़ाम किया और सारा मेडिकल शुरू किया। 3 दिन तक वहाँ मैं एडमिट रहा। मेरे साथ मेरा स्टाफ, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे सब मेरे साथ वहीं रहे। और 3 दिन जब मैं ठीक हुआ, ठीक होने के बाद फिर भारतीय सेना के जो अधिकारी थे वो अपने मेस के अंदर सब इकट्ठे हुए, और 3 दिन बाद फिर मैंने सर्टिफिकेट प्रदान किया। और लेकिन मेरा पर्पज़ इसके पीछे था कि 5 लाख पौधे तो लगे वहाँ पर, तो पौधे लगना महत्वपूर्ण था। आप जो काम मैं 1 घंटे में करके आने वाला था, 3 दिन तक मैं वहाँ रुका रहा, और उसके बाद भी सेना मुझे आने नहीं दे रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले ठीक होइए उसके बाद जाइए। लेकिन ये एक जुनून ही है जो इस तरीके से काम करवाता है, और भारतीय सेना के लिए अगर हमको ये करना पड़ रहा है तो हम, और इससे हम अपनी खुशनसीबी मानते हैं इन सब चीज़ों। निश्चित रूप से। तो बहुत ही बखूबी तरीके से आपने बहुत सारी जानकारी दी कि आपका कार्य, कर्तव्य, कला को आप अच्छे से अगर प्रदर्शित करते हैं तो विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में आ सकता है, पर बशर्त ये है कि जिस रिकॉर्ड को आप किसी संस्था के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं वो संस्था भी अपने आप में एक वैल्यूएबल संस्था हो, उसके सर्टिफिकेशन प्रॉपर हो, देने वाला लेने वाला, सेंडर और रिसीवर दोनों एक जैसे हों, तो ही आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी, आपकी वैल्यू रहेगी, आपके कौशल की वैल्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर, आपने बहुत बखूबी से हमको ये जानकारी दी कि विश्व रिकॉर्ड जो संस्थाएं हैं वो किस तरह कार्य करती है, और हम आशा करते हैं आप नित्य नए लोगों को इसी तरह उत्साहित करें, विश्व रिकॉर्ड के कीर्तिमान देते रहें ताकि वो निश्चित रूप से अच्छे कार्य करें। बहुत धन्यवाद आपका।